हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो जैसे हमने काइनेमेटिक्स वन डायमेंशन को हम पढ़ा के लेक्चर हम ले रहे थे। हमने एक सीरीज शुरू की है आईआईटी की प्रिपरेशन जो बच्चे कर रहे हैं उनके लिए, और जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए। इस सीरीज में हम पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, और जो हमारा आने वाला जेईई मेन का एग्जामिनेशन है, इसकी डेट थोड़ी एक्सटेंड हो गई है, तो हमें थोड़ा सा टाइम और मिल गया है। तो कोशिश करेंगे तब तक हम अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लें। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम जो है अपने जो लेक्चर है हमारा काइनेमेटिक्स का, उसको आगे बढ़ाते हैं। तो अब तक हमने वन डी मोशन के बारे में पढ़ लिया था। तो आज जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन के बारे में होने वाला है। लेक्चर बहुत बढ़िया होगा, और लगभग सभी टाइप के ग्राफ्स इसमें इंक्लूड कर लिए गए हैं। और जो बच्चे जेईई मेन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बिल्कुल बेनिफिशियल लेक्चर होगा, फैंटास्टिक लेक्चर होगा। और मैं सही बता रहा हूँ, ऐसा लेक्चर आपको पेड कंटेंट में भी कहीं नहीं मिलेगा। तो आप बने रहिए और देखिए लेक्चर को, कैसे हम ग्राफ को हर तरह के ग्राफ को हम स्टेप बाय स्टेप स्टडी करते जाते हैं। ठीक है भाई, तो शुरू करते हैं। और जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें, ताकि उनको आने वाले वीडियोस हमारे मिलते रहें। ठीक है भाई। और ये मैं सही बता रहा हूँ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया लेक्चर होने वाला है। इसमें हमने पिछले साल के जो पहले जेईई मेन में क्वेश्चन आ चुके हैं उनको भी इंक्लूड किया है, और जो अदर कुछ स्पेशल टाइप के ग्राफ हो सकते हैं उनको भी हमने इसमें इंक्लूड किया है। ठीक है भाई। तो जो बच्चे तैयारी करें, ये जो हमारा लेक्चर है ये 11th क्लास के बच्चों के लिए भी इक्वली बेनिफिशियल है। तो अगर वो तैयारी करेंगे तो उनको भी इसमें काफी फायदा हो जाएगा। ठीक है भाई, चलते हैं आगे, शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। तो ग्राफ जो रिप्रेजेंट करते हैं हमारा, ग्राफ रिप्रेजेंट्स वेरिएशन ऑफ वन स्केलर क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर स्केलर क्वांटिटी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई कई बार बच्चों को ये नहीं पता होता कि जो ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं वो केवल स्केलर क्वांटिटी के बीच में ही ड्रॉ किए जा सकते हैं। तो फिर वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, ये ग्राफ कैसे हैं, इनको जरा समझ लेते हैं। ध्यान से समझना भाई, हम ग्राफ को किसी भी वेक्टर को, दो वेक्टर क्वांटिटीज के बीच में ग्राफ को जो है प्लॉट नहीं कर सकते हैं। रीजन उसका ये है कि भैया वेक्टर क्वांटिटी जो होती है उसमें डायरेक्शन भी होता है। और जो ग्राफ हम प्लॉट करते हैं, सपोज करो हमने ग्राफ प्लॉट किया, ये हमारा एक एक्सिस है और ये हमारा दूसरा एक्सिस है। एक एक्सिस ये हो गया हमारा, एक एक्सिस ये हो गया है। तो हमने जो हम यहाँ पर जो ग्राफ प्लॉट करते हैं, वैल्यूज लिखते हैं, ये केवल मैग्नीट्यूड दिखाते हैं। हम ग्राफ पर किसी भी तरह डायरेक्शन को नहीं दिखा सकते हैं। तो इसलिए वेक्टर क्वांटिटीज के बीच में ग्राफ प्लॉट नहीं किए जा सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, फिर हम वेक्टर क्वांटिटीज के बीच में ग्राफ प्लॉट कर कैसे लेते हैं, क्योंकि वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट ये सब वेक्टर क्वांटिटीज हैं। तो उसका रीजन है, रीजन अभी समझ लेते हैं क्या रीजन है भाई। In one dimensional motion, all vector quantity like velocity, displacement, etc. can be treated as scalar quantities. One dimensional motion में हम जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज हैं उनको स्केलर क्वांटिटीज की तरह ट्रीट कर सकते हैं। रीजन क्या है, देखो भाई, वन डायमेंशनल मोशन है। वन डायमेंशनल मोशन का मतलब हो गया कि अगर पार्टिकल हमारा ऐसे जा रहा है, इस पाथ पे जा रहा है, तो वो हमेशा इसी पाथ पे चलता चला जाएगा, वो अपना पाथ बदलेगा नहीं। तो यहाँ पर हम डायरेक्शन को अगर हम कंसिडर ना भी करें तो भी हमें पता है डायरेक्शन यही रहेगा। अब इसमें केवल दो ही डायरेक्शन पॉसिबल है, एक राइट की तरफ, एक लेफ्ट की तरफ, या फिर कह लें फॉरवर्ड डायरेक्शन में, एक बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट कर दिया, बैकवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट कर दिया। तो इस तरह अगर लीनियर कोई क्वांटिटी है, जो ऐसी वेक्टर क्वांटिटी है जो केवल लीनियर डायरेक्शन रख सकती है, केवल दो ही डायरेक्शन में मूव कर सकती है, तब हम उसको एक स्केलर क्वांटिटी की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो इसीलिए हम जो ग्राफ प्लॉट करते हैं केवल वन डायमेंशनल मोशन के लिए ही ग्राफ प्लॉट किए जा सकते हैं, क्योंकि वन डायमेंशनल मोशन में ही हम वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, इन क्वांटिटीज को स्केलर क्वांटिटी की तरह ट्रीट कर सकते हैं। सपोज करो अगर हम कोई हमारा जो सर्कुलर मोशन है, तो सर्कुलर मोशन में हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ प्लॉट नहीं कर सकते। कोशिश कर देख लीजिएगा, अगर कोई बच्चा सर्कुलर मोशन का या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ प्लॉट कर सकता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। आई विल बी वेरी हैप्पी कि उसका आंसर कैसे है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अगर कोई बच्चा प्लॉट कर सकता है तो जरूर बताएं। हालांकि प्लॉट किया ही नहीं जा सकता, आप ट्राई करके देख लीजिए। अगले के अगर आप ट्राई करेंगे दैट विल गिव यू सम इंफॉर्मेशन ऑल्सो। आपकी एक्सरसाइज है, आप ट्राई कीजिए,
आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर मिलेगी। ठीक है भाई, तो वन डायमेंशनल मोशन के भी हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, और ग्राफ इसलिए प्लॉट कर सकते हैं कि वन डायमेंशनल मोशन में जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज हैं, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, इन सबको हम स्केलर क्वांटिटीज की तरह ट्रीट कर सकते हैं, इसलिए ग्राफ प्लॉट किए जा सकते हैं। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, with negative or positive sign of these quantities we can show there only two possible direction which are forward और backward, जो कि हमने अभी डिस्कस कर लिया। तो नेगेटिव और पॉजिटिव साइन से उनके जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन को हम दिखा सकते हैं। ठीक है, सम इंपोर्टेंट टाइप ऑफ ग्राफ्स आर, कुछ इंपोर्टेंट टाइप के ग्राफ आपने स्टडी किए होंगे, आपकी बुक्स में भी काफी लिखा हुआ है उनके बारे में। तो वो है पोजीशन टाइम ग्राफ, आप पहले से जानते हैं इसके बारे में। सेकंड है हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, आप इसके बारे में भी पहले से जानते हैं। और थर्ड है हमारा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, इसके बारे में आप पहले से जानते हैं। ठीक है, और अब चलते हैं आगे। जो भी वीडियोस हमारे पास आ रही हैं, ये वीडियो हमारे फिजिक्स मल्टीप्लाई एकेडमी के जो है स्पॉन्सरशिप में आ रही हैं। फिजिक्स मल्टीप्लाई एकेडमी जो हमारा यूट्यूब चैनल है, उसके स्पॉन्सरशिप में ये वीडियोस आ रही हैं। तो फिजिक्स मल्टीप्लाई एकेडमी को आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करें, सो दैट बाकी बच्चे भी लाभ उठा सकें। चलते हैं आगे भाई, पोजीशन टाइम ग्राफ को एक बार स्टडी कर लेते हैं। पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होता है? ये हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ, एक एक्सिस पे हमने पोजीशन को प्लॉट किया है, दूसरे एक्सिस पे टाइम को प्लॉट किया है। जनरली टाइम को जो हम एक्स एक्सिस या हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर ही प्लॉट करते हैं। तो इन पोजीशन टाइम ग्राफ द पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज प्लॉटेड अगेंस्ट टाइम। तो टाइम के अगेंस्ट जब पोजीशन को प्लॉट करते हैं तो ग्राफ बनता है हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ। From position time graph we can calculate the following quantities। कौन कौन सी क्वांटिटी हम पोजीशन टाइम ग्राफ से कैलकुलेट कर सकते हैं, देख लेते हैं। ये क्वांटिटीज हैं जिनको हम पोजीशन टाइम ग्राफ से कैलकुलेट कर सकते हैं। पहली क्वांटिटी है पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट एनी गिवन टाइम। किसी भी गिवन टाइम पर हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन का पता लगा सकते हैं। सपोज करो मुझे ये टाइम t1 है, इस टाइम t1 पर पोजीशन चाहिए, तो मैं ऐसे करूंगा और ये मुझे टाइम t1 पर s1 पोजीशन मिल जाएगी। तो दैट इज हाउ वी कैन फाइंड आउट position of object at any given time with the help of position time graph। ठीक है भाई, अब चलते हैं आगे। टाइम एट विच द पार्टिकल इज एट सर्टेन पोजीशन, वो टाइम भी फाइंड कर सकते हैं जिस टाइम पर पार्टिकल हमारा किसी खास पोजीशन पर था। सपोज करो एक खास पोजीशन हमारी ये है, S2 ले लेते हैं। इस खास पोजीशन का टाइम हमें फाइंड करना है, तो इस तरह पता लगाएंगे और ये हमें इस खास पोजीशन का टाइम t2 हमें पता चल जाएगा। तो दैट इज हाउ वी कैन फाइंड आउट टाइम फॉर विच स्पेसिफिक पोजीशन और विद द हेल्प ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ। और देख लेते हैं एवरेज स्पीड और वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। एवरेज स्पीड और वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी हम पार्टिकल की पोजीशन टाइम ग्राफ से फाइंड कर सकते हैं। एवरेज स्पीड के साथ साथ इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी फाइंड की जा सकती है। नेचर ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल की जो एक्सेलरेशन का नेचर भी फाइंड किया जा सकता है। नेचर का मतलब है कि पार्टिकल का एक्सेलरेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, मतलब या तो वो एक्सेलरेटेड मोशन में है या डिसेलरेटेड मोशन में, ये भी हम पोजीशन टाइम ग्राफ से पता लगा सकते हैं। देखो मैंने नेचर लिखा है, नहीं हम एग्जैक्टली ये नहीं पता लगा सकते कि एक्सेलरेशन कितना है देख करके, हालांकि कैलकुलेट करके पता लगाया जा सकता है, लेकिन पोजीशन टाइम ग्राफ को देख करके उसका एनालाइज करके हम उसका एक्चुअल वैल्यू नहीं पता लगा सकते हैं कि कितना एक्सेलरेशन है, बट हाँ नेगेटिव या पॉजिटिव साइन के बारे में पता जरूर लगा सकते हैं। चलते हैं आगे भाई, नेक्स्ट देख लेते हैं। पोजीशन टाइम ग्राफ को ही थोड़ा स्टडी करते हैं, ध्यान से समझना भाई। जो पोजीशन टाइम ग्राफ और बाकी सारे ग्राफ हैं, हम उनकी जो है बहुत कंसाइज और प्रिसाइज स्टडी करेंगे, टू द पॉइंट सारी जानकारी होगी और बहुत बढ़िया जानकारी, इंपोर्टेंट जानकारी होगी। देख लेते हैं भाई। In the shown position time graph, S1 and S2 are the specific positions at time t1 and t2। टाइम t1 और t2 पर S1 और S2 दो स्पेसिफिक पोजीशन है और इस पोजीशन टाइम ग्राफ पर, यहाँ पर ध्यान से देखना भाई, S1 पोजीशन के बाद t1 टाइम के बाद पोजीशन बढ़ती है और फिर से ऑब्जेक्ट की पोजीशन कम डिक्रीज होने लगती है, मतलब ऑब्जेक्ट थोड़ा वापस आने लगता है, फिर से पोजीशन बढ़ने लगती है। तो इस तरह से पोजीशन टाइम में ग्राफ में वेरिएशन आता है। लेकिन हमने दो स्पेसिफिक पोजीशन ली है, S1 एंड S2। तो S1 और S2 की हेल्प से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, देख लेते हैं। स्लोप ऑफ लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट्स द एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल।
एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बिटवीन टू पोजिशंस s1 and s2 इज गिवन बाय, वो क्या होती है देख लेते हैं। एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू s2 माइनस s1 t2 माइनस t1, ये हमारी एवरेज वेलोसिटी होती है। देखो भाई दो पॉइंट है यहाँ पर, तो एवरेज वेलोसिटी अगर हमें निकालनी होती है तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ये एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है भाई, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखें भाई, S1 से S2 तक जाने में टोटल डिस्प्लेसमेंट लगा हमारा ये S2 माइनस S1, तो S2 माइनस S1 टोटल डिस्प्लेसमेंट आ गया। टोटल टाइम कितना लगा हमारा ये T2 माइनस T1, फिर टोटल टाइम आ गया, तो ये आ गया हमारा एवरेज वेलोसिटी। इस तरह से हम पोजीशन टाइम ग्राफ से एवरेज वेलोसिटी भी फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली एवरेज स्पीड भी फाइंड की जा सकती है कि अब चलते हैं आगे भाई, और हम क्या कर सकते हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ के बारे में अब ध्यान से समझना भाई, यहाँ पर हम क्या स्टडी करने वाले हैं। अगर पोजीशन टाइम ग्राफ हमारा ऊपर की तरफ कर्व्ड है, तो ये जो ऊपर की तरफ कर्व्ड है, ये पोजीशन टाइम ग्राफ हमारा एक्सेलरेटेड मोशन को बताता है। स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ एट एनी इंस्टेंट रिप्रेजेंट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। If position time graph curved in upward direction, it shows an accelerated motion or positive acceleration, जैसा कि यहाँ पर इस फिगर में दिखाया हुआ है। Similarly, if position time graph curved in downward direction, it shows a decelerated motion or negative acceleration. ये कैसे दिखाता है इसको समझ लेते हैं भाई एक बार। तो जो हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ है, तो अगर इस पॉइंट पर मुझे वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो इस पॉइंट पर जो टेंजेंट मैं ड्रॉ करूंगा, वो टेंजेंट जो होगी, वो टेंजेंट हमारा इस पोजीशन पर, इस पॉइंट पर, इसका इस पॉइंट पर हमें जो इसका स्लोप होगा, वो इस टेंजेंट का स्लोप हमें वेलोसिटी के बारे में बताएगा। तो यहाँ पर जो टेन थीटा की वैल्यू आएगी, वो टेन थीटा की वैल्यू में स्पीड वेलोसिटी या स्पीड के बारे में हमें बताएगी। लेकिन जैसे कि ऊपर की तरफ ये कर्व है, तो ऊपर की तरफ कर्व होने से क्या होता है, ध्यान से समझना भाई। ऊपर की तरफ कर्व होने से ये होता है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, वैसे वैसे स्लोप भी बढ़ा है। जैसे यहाँ पर स्लोप बहुत कम है और यहाँ पर स्लोप काफी ज्यादा हो गया, तो टाइम के साथ साथ स्लोप बढ़ता जा रहा है, वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। तो क्योंकि टाइम के साथ वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, इसलिए एक्सेलरेटेड मोशन है। और इसके अपोजिट अगर हमारा कोई ग्राफ डिस्पोजिशन टाइम ग्राफ नीचे की तरफ कर्व्ड है, नीचे की तरफ मुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर जो है वेलोसिटी कम होती जा रही है। देखो कैसे, यहाँ पर स्लोप हमारा ये है, तो यहाँ पर काफी ज्यादा स्लोप है, और यहाँ पर जैसे जैसे टाइम बढ़ा तो स्लोप कम हो गया, यहाँ पर स्लोप कम हो गया। तो स्लोप कम, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे स्लोप कम होता जा रहा है। तो टाइम के साथ वेलोसिटी कम होती जा रही है, मतलब जो एक्सेलरेशन है वो हमारा नेगेटिव है, मतलब डिसेलरेटेड मोशन है। तो इस तरह से जो पोजीशन टाइम ग्राफ है, उसकी कर्विंग का डायरेक्शन देख करके हम एक्सेलरेशन की नेचर के बारे में बता सकते हैं कि जो नेचर है एक्सेलरेशन की वो कैसी है। तो मेरे ख्याल से आप सभी को ये समझ आ गया होगा अच्छे से। ठीक है भाई, आप इसको नोट भी कर सकते हैं अपनी नोटबुक पर, वीडियो को पॉज करके, और जो मेन पॉइंट्स हैं आप इनको नोट कर लीजिए, क्योंकि जो ये लेक्चर है बड़ा कंसाइज लेक्चर रखा है, बिल्कुल टू द पॉइंट केवल बात की जाएगी, कोई इसमें और ज्यादा बातें नहीं की जाएंगी। ठीक है भाई, चलते हैं आगे। पोजीशन टाइम ग्राफ के बारे में थोड़ी और जानकारी ले लेते हैं। तो अगर कोई हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ कुछ ऐसा आता है कि स्ट्रेट लाइन आता है, तो स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि भैया टेन थीटा, इस जो स्लोप है वो जीरो होगा, और स्लोप अगर जीरो है तो वेलोसिटी भी हमारी जीरो होगी। और यहाँ पर देखने पर ही पता चल रहा है कि भैया अगर हमारा स्लोप जीरो है तो जो वेलोसिटी है वो भी हमारी जीरो होगी। तो यहाँ पर देखें तो टाइम के साथ जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे पोजीशन नहीं बदल रही है, मतलब टाइम के साथ, टाइम बीत जाने पर भी ऑब्जेक्ट अपनी एक ही पोजीशन पर खड़ा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रहा है, तो मतलब ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट में है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ अगर कोई ऐसा है कि पोजीशन के साथ स्ट्रेट लाइन ग्राफ है और कि वो इंक्लाइंड है, तो ये जो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो हर पॉइंट पर जो स्लोप है पोजीशन टाइम ग्राफ का वो कांस्टेंट है, मतलब इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, जो थीटा एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ, वो यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करती है। और यूनिफॉर्म मोशन में जो स्लोप है, जो कि इसका टेन थीटा जो हमारा स्लोप है,
वो उसकी वेलोसिटी को दिखाएगा। ये आपको पता ही है कि स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ हमारा वेलोसिटी को दिखाता है, तो यहाँ पर tan थीटा जो है उसकी वेलोसिटी हो जाती है। ठीक है भाई, अब चलते हैं आगे। तो अब एक क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेते हैं भाई। क्वेश्चन ये है, ध्यान से समझिए। इन एडजेसेंट फिगर shows a displacement time graph of a particle moving on x axis, which one is the correct statement? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ध्यान से देखेंगे भाई। पहला स्टेटमेंट आ गया हमारा ये, द पार्टिकल इज कंटिन्यूअसली गोइंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। दूसरा स्टेटमेंट आ गया ये, द पार्टिकल इज एट रेस्ट। तीसरा स्टेटमेंट आ गया ये, द पार्टिकल मूव्स एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी अप टू अ टाइम t0 एंड देन स्टॉप्स, उसके बाद रुक जाता है। फोर्थ जो ऑप्शन है हमारा, द पार्टिकल मूव्स एट अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन अप टू अ टाइम t0 एंड देन स्टॉप्स। ये चार हमारे जो है ऑप्शन है, इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है ये आपको चूज करना है। अगर आप इसको खुद ही अटेम्प्ट करना चाहते हैं, वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। ठीक है भाई, लगता है आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया होगा, तो देख लेते हैं भाई। अब ध्यान से देखो भाई, पहला ऑप्शन कह रहा था पार्टिकल इज कंटिन्यूअसली गोइंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। देख लेते हैं, तो टाइम t0 तक पार्टिकल की जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है। टाइम t0 के बाद पार्टिकल की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, वो एक स्पेसिफिक पोजीशन, लेट अस टेक इट इज s1 पर वो रुक गया है। तो t0 तक तो पार्टिकल मूव किया, t0 टाइम के बाद पार्टिकल ने मूव करना बंद कर दिया, क्योंकि उसकी पोजीशन अब चेंज नहीं हो रही है, s1 पर वो स्टेशनरी हो गई है। तो जो पहला ऑप्शन है पार्टिकल कंटिन्यूअसली तो एक्स डायरेक्शन में जा नहीं रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया है। ठीक है भाई, द पार्टिकल इज रेस्ट पे भी नहीं है, क्योंकि वो t0 टाइम तक मूव किया है। द पार्टिकल मूव्स एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी अप टू अ टाइम t0 एंड देन स्टॉप्स। यस, ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि भाई t0 तक तो उसने कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव किया, क्योंकि स्ट्रेट लाइन आ रही है पोजीशन टाइम ग्राफ की, और t0 टाइम के बाद पार्टिकल स्टॉप हो गया है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है, द पार्टिकल मूव्स एट अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन अप टू टाइम 0। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन यहाँ नहीं है, क्योंकि कर्व्ड ग्राफ नहीं है। तो अगर कर्व्ड ग्राफ नहीं है तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी यहाँ पर नहीं है यहाँ पर, तो ये हमारा डी ऑप्शन भी गलत ऑप्शन हो गया। तो ओनली करेक्ट ऑप्शन इज सी। ठीक है भाई, तो चल देते हैं आगे। लो भैया, मुझे लगता है आपको अच्छा लग रहा हो, थोड़े थोड़े क्वेश्चन हम कर रहे हैं, बढ़िया क्वेश्चन है, आगे आने वाले और भी अच्छे क्वेश्चन आएंगे। Which of the following position time graph does not exist in nature? देख लेते हैं कौन कौन से ग्राफ की बात। पहला ग्राफ आ गया भाई, दूसरा ग्राफ आ गया, तीसरा ग्राफ आ गया और चौथा ग्राफ आ गया। इन चार ग्राफ में से कौन सा ग्राफ जो है नेचर में एग्जिस्ट नहीं कर सकता है? तो देख लेते भाई, यहाँ पर पोजीशन बदली, फिर पोजीशन रुक गई, फिर पोजीशन चेंज होने लगी, वापस आने लगा ऑब्जेक्ट। ये ग्राफ भी एग्जिस्ट कर सकता है। पोजीशन स्टेशनरी है, ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, फिर ऑब्जेक्ट ने मूव करना शुरू किया, फिर रेस्ट में आ गया, ये भी ग्राफ पॉसिबल है। अब ये ग्राफ देख लेते हैं, पोजीशन चेंज हुई, फिर रेस्ट में आ गया, और फिर ये कहाँ गया, वापस आ रहा है, टाइम में बैकवर्ड जा रहा है, तो ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। ठीक है भाई, और देख लेते हैं क्यों पॉसिबल नहीं है। रीजन उसका ये है कि भैया एक खास टाइम पर, सपोज करो मैं ये खास टाइम लेता हूँ, इस खास टाइम पर देखूंगा तो मुझे ऑब्जेक्ट की दो पोजीशन नजर आएंगी। पहली पोजीशन ये, दूसरी पोजीशन ये। लेट अस से ये S2 है और ये जो पोजीशन है ये हमारी S1 पोजीशन है। तो किसी भी खास इंस्टेंट पर, किसी इंस्टेंट पर ऑब्जेक्ट दो पोजीशन पर नहीं हो सकता है, तो इसलिए हमारा ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। तो करेक्ट आंसर हमारा सही है, सी इज नॉट पॉसिबल। ये ग्राफ भी पॉसिबल है, पहले पोजीशन चेंज हुई, फिर जीरो पोजीशन पर आ गया, फिर नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करने लगा, फिर पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो दिस ग्राफ इज आल्सो पॉसिबल, बट सी जो ग्राफ है ये पॉसिबल नहीं है। लगता है आपको समझ आ गया होगा। ठीक है भाई, चलते हैं आगे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में देख लेते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है और कैसे इसको स्टडी किया जाता है। इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज प्लॉटेड अगेंस्ट टाइम। जब वेलोसिटी और टाइम के अगेंस्ट प्लॉट करते हैं तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से क्या क्या हम जानकारी ले सकते हैं? दिस कैन गिव फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ये नीचे लिखी जानकारी दे सकता है। कौन सी जानकारी है देख लेते हैं। पहली जानकारी द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में बता सकता है। भाई यहाँ से कोई भी इंस्टेंट ले लो, जैसे t1 है, t1 पर एक इंस्टेंट है, v1 हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ जाती है। t2 पर भी v2 हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ जाती है।
तो इस तरह से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में ग्राफ हमें बता देता है। दूसरी क्या जानकारी देता है, टाइम फॉर एनी स्पेसिफिक वेलोसिटी, कि किसी स्पेसिफिक वेलोसिटी के टाइम के बारे में भी जानकारी दे देता है। क्या कि भाई देखो, जैसे v2 मैंने मान लिया कि भाई v2 जो वेलोसिटी है कितने टाइम पर होगी, तो वो मुझे पता चल जाता है कि भाई v2 जो वेलोसिटी है वो t2 टाइम पर होगी। तो ग्राफ मुझे यही बता देता है। द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द ग्राफ गिव्स इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। किसी भी पॉइंट पर जो टेंजेंट है, अगर मैं इस पॉइंट पर कोई टेंजेंट ड्रॉ करूं, इस पॉइंट पर ये कुछ ऐसी टेंजेंट आएगी, तो इस टेंजेंट का जो स्लोप है वो मुझे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बारे में बताता है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन के बारे में बताता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बारे में बताता है। और क्या जानकारी मिलती है इससे, और ये होता है a इक्वल्स टू dv बाई dt इक्वल्स टू tan थीटा। tan थीटा हमारा स्लोप होता है, तो dv बाई dt क्या करेंगे, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किया टाइम के रेस्पेक्ट में, जो कि हमें स्लोप बता देता है, और जो होता है एक्सेलरेशन। इसके बारे में आप मेरे ख्याल से जानते ही होंगे। एरिया अंडर द ग्राफ गिव्स टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, और इस vt ग्राफ के नीचे का जो एरिया होता है ये पार्टिकल के टोटल डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताता है। तो जो एरिया है इसको देखो भाई कैसे हम बता सकते हैं कि एरिया टोटल डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताता है, ध्यान से समझिए भाई। तो ये जो एरिया है इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ इंटीग्रेशन से, a v इंटू डी टी। तो v इंटू डी टी का जो इंटीग्रेशन है ये मुझे इस एरिया के बारे में बताता है। और v इंटू डी टी क्या होता है हमारा, चेंज इन पोजिशन। चेंज इन पोजिशन क्या आ गया हमारा, डिस्प्लेसमेंट। तो किन्हीं दो टाइम इंटरवल के बीच में जो अगर डिस्प्लेसमेंट मुझे फाइंड करना है, तो जो एरिया अंडर द ग्राफ है उससे मुझे डिस्प्लेसमेंट पता चल जाता है सिंपली। तो ये भी हमारा कवर हो गया पॉइंट। आगे चलते हैं आगे भाई। तो ये आ गया एस इक्वल्स टू t1 से t2 तक v dt हम करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट हमारा आ जाएगा। अब एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड के बारे में हम इससे जानकारी ले लेते हैं। एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड के बारे में जानकारी कैसे लेते हैं, ध्यान से समझना भाई। सपोज करो t1 और t2 के बीच में हमें एवरेज स्पीड चाहिए, तो एवरेज स्पीड हमारी आएगी टोटल डिस्प्लेसमेंट, जो कि हम फाइंड कर सकते हैं, डिवाइड बाय टोटल टाइम t2 माइनस t1। ये हमारी एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। तो इस तरह से vt ग्राफ से हम एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है भाई, चलते हैं आगे। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं भाई। क्वेश्चन आ गया हमारा ये, फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम ग्राफ शोन इन द फिगर फाइंड द फॉलोइंग फाइंड करना है। डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन फर्स्ट 80 सेकंड्स, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन फर्स्ट 80 सेकंड्स, ये हमें फाइंड करना है। और क्या फाइंड करना है, एवरेज वेलोसिटी इन फर्स्ट 80 सेकंड्स, ये हमें फाइंड करना है। तो फाइंड कर लेते हैं। देखो भाई आप ध्यान से देखना, डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन फर्स्ट 80 सेकंड्स, डिस्टेंस कवर्ड फाइंड करते हैं। डिस्टेंस कवर्ड फाइंड करने से पहले क्वेश्चन को थोड़ा समझ लेते हैं। जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ये हमारा कुछ इस तरह है। तो वेलोसिटी पॉजिटिव थी 40 सेकंड तक, तो वेलोसिटी जब तक 40 सेकंड तक पॉजिटिव थी तब तक हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो आगे बढ़ता जा रहा था, और जो डिस्प्लेसमेंट था पॉजिटिव डायरेक्शन में था। तो जो ऊपर जो टाइम एक्सिस है उससे ऊपर का जो एरिया है वो हमारा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट को दिखाता है। इसके अपोजिट जो नीचे का एरिया है टाइम एक्सिस से वो हमारा नेगेटिव एक्सेलरेशन को दिखाता है, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी नेगेटिव हो गई, इसका मतलब ऑब्जेक्ट वापस आ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन मूव करना शुरू कर दिया। तो जो नीचे का एरिया है वो हमारा नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट को दिखाता है। जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस में हम दोनों ही एरिया को ऐड कर देंगे तो डिस्टेंस हमारा आ जाएगा, जबकि डिस्प्लेसमेंट में हम इनको डायरेक्टली ऐड नहीं करेंगे, जो नीचे वाला एरिया है उसको माइनस में रखेंगे। तो पहला डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। डिस्टेंस फाइंड करने के लिए जो फर्स्ट एरिया है, लेटर से ये A1 है और ये एरिया हमारा A2, दोनों को फाइंड करते हैं। तो A1 की वैल्यू हमारी आ जाती है हाफ बेस इंटू हाइट करेंगे, ट्राइंगल का एरिया है, हाफ बेस हमारा है 40 और हाइट है हमारी 6, तो ये आ जाएगा हमारा 120 मीटर। तो 120 मीटर तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉजिटिव डायरेक्शन में है। A2 फाइंड करेंगे, हाफ बेस इंटू हाइट करेंगे, हाफ हमारा है हाफ, और ये बेस है हमारा 80 माइनस 40, तो 40 बेस है इंटू 7 माइनस 7 है, तो एरिया हम ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 140 मीटर।
हालांकि ये एरिया नेगेटिव आया है, तो नेगेटिव वेलोसिटी से मूव किया तो नेगेटिव आया। जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस फाइंड करेंगे, तो जो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है उसमें जो डिस्टेंस फाइंड हम करने वाले हैं वो हो जाएगा मोड ऑफ A1 प्लस मोड ऑफ A2। तो जब दोनों का मोड ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 120 प्लस 140 यानी कि 260 मीटर आ जाएगा भाई हमारा ये डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्टेंस आ गया हमारा 260 मीटर। सेकंड हमारा जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमें कह रहा है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट है क्या करेंगे, A1 प्लस A2 को डायरेक्टली ऐड करेंगे बिना उनका मोड लिए, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है। तो 120 माइनस 140 इक्वल्स टू 20 मीटर, माइनस 20 मीटर डिस्प्लेसमेंट है। मतलब जो 20 मीटर है वो अपोजिट डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा। पहले अपोजिट डायरेक्शन में मूव किया, फिर उसने वापस आना शुरू किया, तो माइनस 20 मीटर वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर गया। थर्ड है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट है हमारा माइनस 20 डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। टोटल टाइम है 80 सेकेंड्स, तो आएगा हमारा माइनस 1/4 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा एवरेज वेलोसिटी आ गया है। तो आप लोगों, आपको क्वेश्चन समझ आया? तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। आप जल्दी से नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं। लो भाई, क्वेश्चन मैंने इरेज कर दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारे पास क्या है देख लेते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन है भाई। प्रैक्टिस क्वेश्चन तो काफी सारे हैं हमारे पास, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। सबसे पहले अब बहुत आसान टाइप के क्वेश्चन हमने सोल्व किए, फिर मुश्किल से क्वेश्चन भी हम इसमें सोल्व करते जाएंगे। तो क्वेश्चन है हमारा ये कि भाई फ्रॉम द गिवन वेलोसिटी टाइम ग्राफ फाइंड द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस कवर्ड इन द टाइम इन दैट टाइम इंटरवल। देखो भाई, तो यहाँ पर हमें मैक्सिमम एक्सेलरेशन फाइंड करना है ऑब्जेक्ट का, और ये भी पता लगाना है कि उस दौरान उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया। तो यहाँ पर देखो, तीन ऐसे पोर्शन है इस ग्राफ के जहां पर एक्सेलरेशन है। पहला पोर्शन ये है, दूसरा पोर्शन हमारा ये है, और तीसरा पोर्शन हमारा ये है। तो 0 से लेके 10 सेकंड तक पहला जो है यहाँ पर देख लेते हैं एक्सेलरेशन कितना होगा। A1 एक्सेलरेशन देख लेते हैं भाई 0 से 10 सेकंड के बीच में। तो टोटल वेलोसिटी में चेंज है 10-0, और टोटल टाइम है t जो है, टोटल टाइम हमारा 10 सेकंड है। तो ये एक्सेलरेशन आ गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। A2 देख लेते हैं 30 से 40 सेकंड के बीच में। टोटल चेंज इन वेलोसिटी आया 40 माइनस 10। 10 वेलोसिटी पहले थी 30 सेकंड पर, 40 वेलोसिटी 40 सेकंड पर हो गई। तो 40 माइनस 10 वेलोसिटी में चेंज आया 40 माइनस 10 डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा है 40 माइनस 30, यानी कि 10 सेकंड में ये चेंज आया है। तो आ जाएगा एक्सेलरेशन हमारा 30/10 इक्वल्स टू 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारा सेकंड एक्सेलरेशन है। थर्ड पार्ट के लिए 40 से 45 सेकंड के बीच में एक्सेलरेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो थर्ड एक्सेलरेशन है वो है हमारा, देखो 40 से वेलोसिटी 0 हो गई है, तो फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी माइनस 40 है, तो 0 माइनस 40 टाइम कितना लगेगा 5 सेकंड्स। तो एक्सेलरेशन आएगा -8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन है यहाँ पर वो हमारा ये है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारा डिसेलरेशन है, रिटार्डेशन है, एक्सेलरेशन नहीं है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और 30 से 40 सेकंड के बीच में आया है। अब ये जो एरिया है ये हमारा आ जाएगा डिस्टेंस कवर्ड इन दैट टाइम इंटरवल। इस टाइम इंटरवल में डिस्टेंस कितना कवर, ये हमारा एक ट्रेपीजियम है। तो जो डिस्टेंस है S इक्वल्स टू एरिया ऑफ दिस ट्रेपीजियम, जो कि होता है सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स। दो पैरेलल साइड्स है 10 प्लस 40, दो पैरेलल साइड आ गई हैं, मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस आ गया 40 माइनस 30 यानी कि 10 के बीच का डिस्टेंस है, डिवाइड बाय 2। ये हमारा ट्रेपीजियम का एरिया आ जाता है, जो कि आ जाता है 50 मल्टीप्लाइड बाय 5। ये 2 से 5 बार कैंसिल हो जाता है, तो आ जाता है भाई 250 मीटर्स। तो 250 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो, डिस्टेंस होगा, और डिस्प्लेसमेंट भी यही होगा क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन में है, एक ही डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता गया है। और जो एक्सेलरेशन है मैक्सिमम एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारा मैक्सिमम एक्सेलरेशन। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपको समझ आया होगा।
तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं या आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब मैं इसको इरेज कर देता हूं। चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के बारे में पढ़ लेते हैं भाई। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हमारा क्या है? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन को टाइम के अगेंस्ट प्लॉट किया जाता है। इन एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज प्लॉटेड अगेंस्ट टाइम। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैन बी टेकन फ्रॉम द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से जो इंफॉर्मेशन हमें मिल सकती है वो ये है कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन द मूविंग पार्टिकल। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पता लगा सकते हैं, डायरेक्टली ग्राफ को रीड कर सकते हैं कि किस टाइम पर कितना एक्सेलरेशन था। सेकंड है टाइम ऑफ सम स्पेसिफिक एक्सेलरेशन। डायरेक्टली ग्राफ को रीड कर सकते हैं कि कोई स्पेसिफिक एक्सेलरेशन के लिए कितने टाइम पर वो स्पेसिफिक एक्सेलरेशन था, तो डायरेक्टली हम ग्राफ को रीड करके ये बता सकते हैं। और क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती है? चेंज इन वेलोसिटी इन अ गिवन टाइम इंटरवल, कि भाई किसी गिवन टाइम इंटरवल में वेलोसिटी में कितना चेंज आया है, ये हमें एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से पता चल सकता है। और वो आता है एरिया अंडर द ग्राफ। तो जो एरिया अंडर द ग्राफ होता है वो हमें चेंज इन वेलोसिटी के बारे में बताता है। तो डेल्टा वी हमारा होता है T1 से T2 के बीच में ए dt करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो जब इंटीग्रेट करेंगे किसी ग्राफ को तो उसके नीचे का एरिया आ जाता है, तो वो हमारा चेंज इन वेलोसिटी के बराबर होगा। ये आपको हमने जैसा डिस्कस किया था अपने पहले लेक्चर में, इक्वेशंस ऑफ इंटीग्रेशन पढ़े थे काइनेमेटिक्स में, उसी से हमने ये पता लगाया है। और ये होता है हमारा एरिया अंडर द ग्राफ। तो जो एरिया अंडर द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ होता है वो एक्चुअली चेंज इन वेलोसिटी हमें बताता है। ठीक है भाई, चलते हैं आगे। और एवरेज एक्सेलरेशन भी इससे पता लगा सकते हैं किन्हीं दो टाइम इंटरवल के बीच में टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल करेंगे तो हमारा एवरेज एक्सेलरेशन आ जाता है। एक्चुअली जो एवरेज एक्सेलरेशन है वो हम इसी तरह पता लगा लेते हैं। ठीक है भाई, तो इस तरह से ये इंफॉर्मेशन हम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से ले सकते हैं। अब इस इंफॉर्मेशन के साथ हम क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं देख लेते हैं। क्वेश्चन आपके सामने आ गया भाई, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, a particle moves along the x-axis with an initial velocity u equal to 5 meter per second. Acceleration graph of the particle is shown in figure. If acceleration and initial velocity are along same line, find the velocity of the particle at 4 seconds. देखो, तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में जो एरिया होता है वो एरिया हमें चेंज इन वेलोसिटी के बारे में बताता है। यहाँ पर भी ध्यान से देखना भाई, जो ऊपर वाला एरिया है ये पॉजिटिव चेंज है, जो नीचे वाला एरिया है ये नेगेटिव चेंज है। अपोजिट डायरेक्शन में चेंज हुआ है, वेलोसिटी डिक्रीज हुई। तो अब टोटल चेंज हमें फाइंड करना है। तो ऊपर वाला चेंज लेट अस से ये एरिया A1 है और नीचे वाला चेंज ये एरिया A2 है। तो हम इसको पता लगाएंगे कि टोटल चेंज इन वेलोसिटी कितना हमारा हुआ है, जबकि इनिशियल वेलोसिटी u हमें 5 मीटर पर सेकंड गिवन है पहले से। ध्यान से समझना भाई, जो ऊपर वाला एरिया है उसको फाइंड करने से पहले हमें ये पता लगाना है कि ये जो पॉइंट है ये हमारा किस उस पर, इसको जो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है किस पॉइंट पर ये टाइम एक्सिस को कट करता है, तभी हम इसका एरिया जो है फाइंड कर पाएंगे। तो इसको पता लगाने के लिए क्या करते हैं, ध्यान से समझना भाई। ये दो ट्राइंगल है हमारे पास, एक ट्राइंगल है ये और दूसरा ट्राइंगल है ये, जिससे मैंने सर्कल बनाया। ये दोनों ट्राइंगल में ध्यान से देखो, ये दोनों ट्राइंगल हमारे सिमिलर ट्राइंगल है, 90 डिग्री और ये एंगल हमारे सेम हो गए। तो जब भी दो एंगल आपस में इक्वल हो जाते हैं वो सिमिलर ट्राइंगल बन जाते हैं। सिमिलर ट्राइंगल की खास प्रॉपर्टी है कि उनकी जो कोरेस्पोंडिंग साइड्स हैं वो हमेशा इक्वल रेशो में होती है। तो यहां पर एक साइड ये है 5 डिवाइडेड बाय, इसको मान लेते हैं भैया x1, और दूसरी है ये 10 डिवाइडेड बाय, इसको मान लेते हैं x2, मस्ट बी इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाय x2। कोरेस्पोंडिंग साइड्स का रेशो इक्वल होता है। तो हमारे पास आ गया है एक रेशो कि भैया x1 डिवाइड बाय x2 इक्वल्स टू 1/2। मतलब ये जो साइड है इसकी डबल होगी, ध्यान से समझना भाई। तो x1 इक्वल्स टू 2x1 इक्वल्स टू x2 और x1 प्लस x2 हमारा कितना है 1। तो यहाँ पर x2 की वैल्यू रखेंगे, x1 प्लस 2x1 प्लस 1। तो यहाँ से जो x1 आ रहा है वो आ रहा है भाई 1/3। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर
ये हमारा 1 + 1/3 है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस ये 1/3 है। ठीक है भाई, तो अब हम जो है ये इसका a1 की वैल्यू फाइंड करते हैं। ध्यान से समझना भाई, a1 = कैसे फाइंड करते हैं। a1 की वैल्यू करेंगे, एक स्क्वायर है हमारा, सॉरी एक रेक्टेंगल है 5 × 1, तो 5 × 1 हमारा एरिया 5 आ गया, प्लस एक हमारा ट्राइंगल है हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ जिसका बेस है 1/3, यहां से यहां तक 1/3 है, और हाइट जिसकी है 5। ये तो आ गया हमारा भाई a1। अब जो a2 है वो हमारा नेगेटिव है, तो नेगेटिव कैसे आएगा देख लेते हैं। अब a2 में हमारा एक ट्राइंगल है जिसका की बेस है यहां से यहां तक 2 और यहां से यहां तक 2/3, तो हाफ बेस है 2 + 2/3 इंटू हाइट है -10, तो दैट इज हाउ जो हमारा a2 है वो नेगेटिव आ जाता है। तो हाइट हमारी -10 आ जाती है। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, टोटल चेंज इन जो है वेलोसिटी कितना आया है, तो यहां से हम करेंगे तो 5 + 5/6 हमारा आ जाता है, 5 + 5/6 माइनस ये 3 × 2 = 6 + 2 = 8/3, 1/2 × 8/3 × 10 ये आ जाता है, तो ये हमारा आ जाता है 35 माइनस जो है 80 / 6 आ जाता है, तो कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा -45/6 = -15/2 यानी कि -7.5 मीटर पर सेकंड हमारा टोटल चेंज इन वेलोसिटी में आ जाता है। इनिशियल वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकंड, तो v जो आएगा हमारा u + Δv आ जाएगा। u हमारा कितना है 5, Δv है -7.5, तो फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी -2.5 मीटर पर सेकंड। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो वेलोसिटी जो है हमारी फाइनल वेलोसिटी जो आएगी वो आएगी हमारी -2.5 मीटर पर सेकंड। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। तो क्वेश्चन अगर समझ आया है, क्वेश्चन अच्छा लगा है, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए वीडियो को और इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं भाई क्या है, इसको रेज कर देता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है भाई। सारे क्वेश्चन बढ़िया हैं, कोई भी क्वेश्चन खराब नहीं है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये। क्वेश्चन हमें कह रहा है कि भाई एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ये है, फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन फॉर द फर्स्ट 20 सेकंड्स। ग्राफ shown in the figure, if initial velocity of the particle is 5 meter per second, also find the final velocity of the particle at the end of 30 seconds. तो एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड करना है फर्स्ट 20 सेकंड्स के लिए। तो फर्स्ट 20 सेकंड्स के लिए पहले टोटल चेंज इन वेलोसिटी फाइंड कर लेते हैं, जो कि एरिया बन जाता है। ये एरिया ट्रेपेजियम का एरिया है, तो एरिया हमारा आ जाता है सम ऑफ पैरेलल साइड्स। सम ऑफ पैरेलल साइड्स है हमारी 20 + 10 मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन है, उनके बीच का डिस्टेंस है 15 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये एरिया हमारा आ गया ट्रेपेजियम का, तो आ जाता है 15 20 + 30 हमारा जो 20 + 10 30 आ जाता है, तो 30 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 15 आएगा, तो 15 × 15 = 225 मीटर पर सेकंड हमारा ये टोटल चेंज इन वेलोसिटी आ जाता है। अब टोटल चेंज इन वेलोसिटी आ गया है ΔV के बराबर 20 सेकंड्स में। एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड करना है, ΔV डिवाइड बाय ΔT होता है। ΔV है 225 और ΔT हमारा है 20 सेकंड्स, तो डिवाइड करेंगे तो 11.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारा एवरेज एक्सेलरेशन आ जाता है फर्स्ट 20 सेकंड्स के लिए। हमसे पूछा आल्सो फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट 30 सेकंड।
अब 30 सेकंड में फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि भाई जो फाइनल जो हमारा ये वाला एरिया है, ये वाला चेंज इन वेलोसिटी, ये भी फाइंड कर लेंगे। तो टोटल चेंज इन वेलोसिटी हमारा हो जाएगा 225, तो हमारा 20 सेकंड तक चेंज हो गया था, प्लस जो उससे आगे क्या हो गया, हाफ, बेस हमारा है 10 सेकंड्स, 30 माइनस 20, हाइट है 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो आ गई हमारी 225 प्लस 75 आ जाता है 300 मीटर पर सेकंड। ये चेंज इन वेलोसिटी आ गया है। इनिशियल वेलोसिटी थी 5, तो फाइनल वेलोसिटी आ जाती है u प्लस डेल्टा v, जो कि आ जाती है हमारी 5 प्लस 300, तो बन जाता है 305 मीटर पर सेकंड हमारी फाइनल वेलोसिटी आ जाती है आफ्टर 30 सेकंड्स। तो 30 सेकंड पे जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो होगी 305 मीटर पर सेकंड। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन अगर अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक बटन को प्रेस कर दें और हमारी वीडियो को शेयर भी कर दें। ठीक है भाई, चल देते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सम स्पेशल टाइप ऑफ ग्राफ। तो अब कुछ स्पेशल टाइप ऑफ ग्राफ हम पढ़ने वाले हैं। तो स्पेशल टाइप ऑफ ग्राफ हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, और अभी तक जो हमारे कॉमन ग्राफ हैं वो हमने पढ़ लिए हैं। तो कुछ स्पेशल टाइप ऑफ ग्राफ्स हमारे बच गए हैं, तो जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा स्पेशल टाइप ऑफ ग्राफ आएगा उसको मिस ना कीजिएगा, दैट वुड बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्पेशल टाइप ऑफ ग्राफ्स बहुत कम पढ़ाए जाते हैं और बहुत कम स्कूल्स में तो लगभग ना के बराबर ही पढ़ाए जाते हैं। तो दीज स्पेशल टाइप ऑफ ग्राफ्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आईआईटी जेईई प्रिपरेशन। तो जो नेक्स्ट लेक्चर है उसको आप मिस मत कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में स्पेशल टाइप ऑफ ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे, तो जिसमें कि पहला ग्राफ हम पढ़ेंगे वीएस ग्राफ, और इस तरह से आगे आने वाले ग्राफ्स पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर आप जरूर बताएं, और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों को शेयर करें सो दैट उनको भी लाभ मिले और एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो। और हमारा जो एक टेलीग्राम चैनल है उस पर आप लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जहां पर हम डेली बेसिस पर काफी सारे अच्छे अच्छे स्टफ शेयर करते हैं और अच्छी अच्छी जानकारी शेयर करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्पेशल टाइप ऑफ ग्राफ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय। पढ़ते रहिए एंड ध्यान से पढ़िए भाई, तैयारी में मस्त रहिए। बाहर कोरोना है और अंदर घर में बैठ के पढ़ो और घर में ही अपना पढ़ाई में मस्त रहो। ठीक है भाई, ओके बेटा, गुड बाय, थैंक यू।